गुड मॉर्निंग क्लास एट्थ। आज 8 जनवरी है और हमने कल चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट किया था आर पास्ट का। और आज हम पढ़ेंगे पेज नंबर 83 से ग्रेव एरर्स ऑफ द ईस्ट। फ्रॉम द अर्ली 19th सेंचुरी मैनी ब्रिटिश ऑफिशियल्स बिगेन टू क्रिटिसाइज द ओरिएंटलिस्ट विजन ऑफ लर्निंग। 19वीं शताब्दी के शुरुआत में बहुत सारे ब्रिटिश अधिकारी ओरिएंटल विजन ऑफ लर्निंग की आलोचना करने लग गए थे। ओरिएंटल विजन ऑफ लर्निंग का मतलब क्या था कि जॉनस और जो एक और थे ब्रूक, वो ये देखते थे कि जो भारत का जो इतिहास रहा है उसके जो सैक्रेड जो टेक्स्ट हैं, पवित्र जो टेक्स्ट हैं, लिटरेचर है, ये ही हमें भारतीयों को पढ़ाना चाहिए। लेकिन 19वीं शताब्दी की शुरुआत में बहुत सारे ब्रिटिश अधिकारी इन चीज़ों की आलोचना करने लग गए थे। They said that knowledge of the East was full of errors and unscientific thought. Eastern literature was non-serious and light-hearted. वे कहते थे कि ईस्ट का जो ज्ञान है वो एरर से भरा हुआ है और अवैज्ञानिक है, और ईस्टर्न जो लिटरेचर है, ठीक है, वो सीरियस नहीं है। मतलब सीरियस नहीं है का मतलब क्या है, ईस्टर्न लिटरेचर पर इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता। सो दे आर्ग्यूड दैट इट वाज रॉन्ग ऑन द पार्ट ऑफ द ब्रिटिश टू स्पेंड सो मच एफर्ट इन एनकरेजिंग द स्टडी ऑफ अरेबिक एंड संस्कृत लैंग्वेज एंड लिटरेचर। इस वजह से वे ब्रिटिश अधिकारी उन व्यक्तियों की आलोचना करने लग गए थे जो कि ओरिएंटलिस्ट विजन ऑफ लर्निंग पर काम करते थे, और वो ये कहने लग गए थे कि ओरिएंटलिस्ट विजन ऑफ लर्निंग पे ज़्यादा समय और पैसा बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है, और ना ही अरबी और संस्कृत भाषाओं या साहित्य को पढ़ने की ज़रूरत है। जेम्स मिल वॉज वन ऑफ दोज हु अटैक्ड द ओरिएंटलिस्ट। जेम्स मिल भी उन अधिकारियों में से एक थे जो कि ओरिएंटलिस्ट की आलोचना किया करते थे। द ब्रिटिश एफर्ट ही डिक्लेयर्ड शुड नॉट बी टू टीच वॉट द नेटिव्स वॉन्टेड और वॉट दे रेस्पेक्टेड इन ऑर्डर टू प्लीज दैम एंड विन ए प्लेस इन देयर हार्ट। ब्रिटिश प्रयास, उन्होंने घोषणा की, यह सिखाने के लिए नहीं होना चाहिए कि मूल निवासी क्या चाहते थे। जेम्स मिल ने यह घोषणा की कि सिखाने के लिए यह नहीं होना चाहिए कि वहाँ के मूल निवासी क्या चाहते थे या वे क्या सम्मान करते थे, ताकि उन्हें खुश करने के लिए और उनके दिलों में एक जगह जीत सके। मतलब जेम्स मिल ने यह कहा कि ओरिएंटलिस्ट ब्रिटिशर्स को हिंदुस्तानियों को ये नहीं सिखाना चाहिए कि हिंदुस्तानी क्या सीखना चाहते हैं। ठीक है। द एम ऑफ एजुकेशन ऑट टू बी टू टीच वॉट वॉज यूजफुल एंड प्रैक्टिकल। एजुकेशन का जो एम है वो क्या होना चाहिए, यूजफुल होना चाहिए और प्रैक्टिकल होना चाहिए। सो इंडियन शुड बी मेड फेमिलियर विद द साइंटिफिक एंड टेक्निकल एडवांसेस दैट द वेस्ट हैड मेड, ताकि इस वजह से भारतीय भी पश्चिमी देशों की तरह साइंटिफिक और टेक्निकल एडवांसमेंट में आगे बढ़े। रेदर देन विद द पोइट्री एंड सेक्रेड लिटरेचर ऑफ द ओरिएंट। बल्कि मतलब जेम्स मिल क्या चाहते थे कि जो भारतीय जो हैं वे पश्चिमी देशों की तरह साइंटिफिक और टेक्निकल एडवांसेस से फेमिलियर हों, ना कि यहाँ के भारत के जो पवित्र जो साहित्य हैं उनसे वो ज़्यादा मिले जुले, क्योंकि पवित्र जो साहित्य है उनका प्रैक्टिकल और साइंटिफिकल कोई भी नॉलेज नहीं है। बाय द 1830s द अटैक ऑफ द ओरिएंटलिस्ट्स बिकेम शार्पर। 1830 तक ओरिएंटलिस्ट पर जो अटैक होने लगे थे, अटैक का मतलब उनकी जो आलोचना होने लगी थी वो बहुत ज़्यादा तीखे तरीके से होने लगी थी। वन ऑफ द मोस्ट आउटस्पोकन एंड इन्फ्लुएंशियल ऑफ सच क्रिटिक्स ऑफ द टाइम वॉज थॉमस बेबिंगटन मैकली। उस समय का एक बहुत ही ज़्यादा मुखर और प्रभावशाली आलोचक थॉमस बेबिंगटन मैकली था, जो कि ओरिएंटलिस्ट की आलोचना किया करता था। He saw India as an uncivilized country that needed to be civilized. वह यह देखता था कि भारत एक असभ्य देश है जिसको सभ्य बनाने की ज़रूरत है। No branch of Eastern knowledge according to him could be compared to what England had produced. पूर्वी ज्ञान की कोई भी शाखा उसके अनुसार इंग्लैंड की तुलना में उत्पादन नहीं किया जा सकता था। ठीक है। मतलब पूर्व का मतलब क्या हो गया, हमारे जो देश है भारत, और पश्चिम का मतलब क्या हो गया, इंग्लैंड। ठीक है। तो थॉमस बेबिंगटन ये मानते थे कि इंग्लैंड में जितना ज़्यादा नॉलेज का प्रोड्यूस हुआ है उतना किसी भी ईस्टर्न क्षेत्र में नॉलेज का प्रोड्यूस नहीं हुआ है। हु कुड डिनाई डिक्लेयर्ड मैकली दैट
A single shelf of a good European library was worth the whole native literature of India and Arabia. कौन इनकार कर सकता है मैकाली की घोषणा का कि एक अच्छा यूरोपीय पुस्तकालय का एक शेल्फ भारत और अरब के पूरे मूल साहित्य के लायक था. He urged that the British government in India stop wasting public money in promoting Oriental language for it was of no practical use. इस वजह से मैकली ने अर्ज किया कि ब्रिटिश गवर्नमेंट पब्लिक मनी को वेस्ट नहीं करे ओरिएंटल लर्निंग को प्रमोट करने के लिए, क्योंकि ओरिएंटल लर्निंग का कोई भी प्रैक्टिकल यूज नहीं है. विद ग्रेट एनर्जी एंड पैशन मैकली एम्फेसाइज्ड द नीड टू टीच द इंग्लिश लैंग्वेज. ग्रेट एनर्जी और पैशन से मैकली ने इस चीज़ पर जोर दिया कि इंग्लिश लैंग्वेज को सीखना ज़्यादा ज़रूरी है. ही फेल्ट दैट नॉलेज ऑफ इंग्लिश वुड अलाउ इंडियंस टू रीड सम ऑफ द फाइनेस्ट लिटरेचर द वर्ल्ड हैड प्रोड्यूस. उनका यह मानना था कि अगर भारतीयों को भी अंग्रेजी का ज्ञान होगा तो दुनिया के जो प्रमुख जो लिटरेचर हैं भारतीय उन्हें भी बहुत अच्छी तरीके से पढ़ सकेंगे और समझ सकेंगे. इट वुड मेक देम अवेयर ऑफ द डेवलपमेंट्स इन वेस्टर्न साइंस एंड फिलॉसफी. और इंग्लिश की वजह से भारतीय यह भी जान सकेंगे कि पश्चिमी देशों में किस तरीके से साइंस और फिलॉसफी में डेवलपमेंट हुआ है. टीचिंग ऑफ इंग्लिश कुड दस बी अ वे ऑफ सिविलाइजिंग पीपल, चेंजिंग देयर टेस्ट्स, वैल्यूज एंड कल्चर. अंग्रेजी की जो पढ़ाई है उसकी वजह से एक व्यक्ति सिविलाइज हो सकता है, वे अपने मूल्यों और संस्कृति को बदल सकता है या उनके अंदर कुछ चेंज कर सकता है. फॉलोइंग मैकलीज मिनट द इंग्लिश एजुकेशन एक्ट ऑफ 1835 वॉज इंट्रोड्यूस्ड. मैकाले ने जब ये बात कही तो उसके बाद 1835 को अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम पेश किया गया था. The decision was to make English the medium of instruction for higher education and to stop the promotion of Oriental institutions like the Calcutta Madrasa and Banaras Sanskrit College. उच्च शिक्षा के लिए अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाने और कलकत्ता मदरसा और बनारस संस्कृत कॉलेज जैसी ओरिएंटल संस्थाओं के प्रचार को रोकने का निर्णय किया गया था. These institutions were seen as temples of darkness that were falling of themselves in decay. इन संस्थाओं को किनको कलकत्ता के अंदर जो मदरसा बनाया गया था और बनारस के अंदर जो संस्कृत कॉलेज बनाया गया था जो और ओरिएंटलिस्ट की जो पढ़ाने का जो तरीका था, इन सब संस्थाओं को अंधेरे के मंदिरों के रूप में देखा गया जो स्वयं क्षय में गिर रहे थे. मतलब अंधेरे के मंदिरों के रूप में देखा गया जो स्वयं क्या हो रहे थे, ढह रहे थे. इंग्लिश टेक्स्ट बुक्स नाउ बिगेन टू बी प्रोड्यूस्ड फॉर स्कूल्स. स्कूल्स के लिए भी इंग्लिश टेक्स्ट बुक्स को अब बनाया जाने लगा था. एजुकेशन फॉर कॉमर्स. In 1854, the Court of Directors of the East India Company in London sent an educational dispatch to the Governor General in India. 1854 में ईस्ट इंडिया कंपनी के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने भारत के गवर्नर जनरल को एक एजुकेशनल डिस्पैच भेजा. Issued by Charles Wood, the president of the board of control of the company, it has come to be known as Wood's dispatch. कंपनी के बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अध्यक्ष चार्ल्स वुड द्वारा जारी इसे वुड्स डिस्पैच के रूप में जाना जाता है. आउटलाइनिंग द एजुकेशनल पॉलिसी दैट वाज टू बी फॉलोड इन इंडिया, इट एम्फेसाइज्ड वंस अगेन द प्रैक्टिकल बेनिफिट्स ऑफ ए सिस्टम ऑफ यूरोपियन लर्निंग एज अपोज टू ओरिएंटल नॉलेज. इंडिया में पालन की जाने वाली शैक्षिक नीति को रेखांकित करते हुए इसने एक बार फिर यूरोपीय शिक्षा की प्रणाली के व्यवहारिक लाभों पर जोर दिया, जैसा कि ओरिएंटल ज्ञान के विपरीत था. मतलब इन्होंने भी क्या किया कि ओरिएंटल जो ज्ञान था उसका क्या किया, विरोध किया, और नई तरीके की पढ़ाई का जो कि साइंटिफिक हो और टेक्निकल हो उसके लिए इन्होंने ज़्यादा जोर दिया. वन ऑफ द प्रैक्टिकल यूजेस द डिस्पैच पॉइंटेड टू वॉज इकोनॉमिक. व्यवहारिक रूप से वर्णित डिस्पैच का एक उपयोग आर्थिक था. European learning, it said, would enable Indians to recognize the advantages that flow from the expansion of trade and commerce and make them see the importance of developing the resources of the country. यूरोपीय शिक्षा ने कहा, भारतीयों का व्यापार और वाणिज्य के विस्तार से होने वाले फायदों को पहचानने और उन्हें देश के संसाधनों के विकास के महत्व को देखने में सक्षम बनाएगी. Introducing them to European ways of life would change their tastes and desires and create a demand for British goods, for Indians would begin to appreciate and buy things that were produced in Europe.
उन्हें जीवन के यूरोपीय तरीकों से परिचित कराना उनके स्वाद को बदलना और इच्छाएं हैं, और ब्रिटिश सामानों की मांग पैदा करना भारतीयों के लिए यूरोप में उत्पादित चीज़ों की सराहना करना और खरीदना शुरू करना होगा। वुड्स डिस्पैच also argued that European learning would improve the moral character of Indians. वुड्स डिस्पैच ने इस बात पर भी आर्ग्यूमेंट किया कि यूरोपियन लर्निंग से भारतीयों के मोरल कैरेक्टर भी इम्प्रूव होंगे। इट वुड मेक देम ट्रूथफुल एंड ऑनेस्ट, इसकी वजह से भारतीय सत्यवादी होंगे और ईमानदार होंगे। एंड दस सप्लाई द कंपनी विद सिविल सर्वेंट्स हु कुड बी ट्रस्टेड एंड डिपेंडेड अपॉन, और इसकी वजह से अगर भारतीय नई तरीके की शिक्षा को सीखते हैं तो इन्हें सरकारी नौकरी, कंपनी की सरकारी नौकरियों में भी लिया जा सकता है। द लिटरेचर ऑफ द ईस्ट वॉज नॉट ओनली फुल ऑफ ग्रेव एरर्स, एक सेकेंड थोड़ा ब्लर हो रहा है। The literature of the East was not only full of grave errors, it could also not instill in people a sense of duty and a commitment to work, nor could it develop the skills required for administration. पूरब का साहित्य न केवल गंभीर त्रुटियों से भरा था, बल्कि यह लोगों में कर्तव्य और कार्य करने की प्रतिबद्धता की भावना भी नहीं जगा सकता था, और न ही प्रशासन के लिए आवश्यक कौशल विकसित कर सकता था। Following the 1854 dispatch, several measures were introduced by the British. 1854 dispatch के कारण बहुत सारे मापदंड ब्रिटिशर्स ने तैयार किए। Education departments of the government were set up to extend control over all matters regarding education. Education department बनाया गया ताकि एजुकेशन से रिलेटेड जितने भी मैटर हो वो एजुकेशन डिपार्टमेंट देख सके। स्टेप्स वर टेकन टू एस्टेब्लिश अ सिस्टम ऑफ यूनिवर्सिटी एजुकेशन। यूनिवर्सिटी एजुकेशन के लिए चरणबद्ध तरीके से काम किया गया। इन 1857 while the sepoys rose in revolt in Meerut and Delhi, universities were being established in Calcutta. 1857 की जब मेरठ और दिल्ली में सिपाहियों द्वारा क्रांति हो रही थी, तब कलकत्ता के अंदर यूनिवर्सिटीज़ बन चुकी थी। कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे के अंदर विश्वविद्यालय बन चुके थे। अटेम्प्ट्स वर ऑल्सो मेड टू ब्रिंग अबाउट चेंजेस विद इन द सिस्टम ऑफ स्कूल एजुकेशन। स्कूल एजुकेशन के सिस्टम को भी बदलने के लिए बहुत अलग अलग तरीके के अटेम्प्ट्स किए गए। तो क्लास आज हम सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे, बाकी का हम पढ़ेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक्स।